Hello, dear students. In the last lecture, we finally completed the part of entropy. और आज हम लोग इस चैप्टर का जो आखिरी पार्ट है, आखिरी पड़ाव है, उसके बारे में बात करेंगे. दैट इज अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ गिब्स एनर्जी. कि गिब्स एनर्जी क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, वो डिस्कस करेंगे हम लोग. इसके बेसिक फार्मूलाज, इस पे कैसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे. तो देखिए, पहली बात की इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें इस कॉन्सेप्ट की, जबकि हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं एंट्रोपी की हेल्प से कि इफ़ डेल्टा एस टोटल इज पॉजिटिव देन द प्रोसेस और रिएक्शन शुड बी स्पॉन्टेनियस, फीजिबल और इरिवर्सिबल भी से. ये हम पहले कंक्लूजन निकाल चुके हैं. फिर हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी. उससे पहले हम एक छोटी सी बात करते हैं अबाउट द पर्सन नेम गिब्स. इनका पूरा जो नाम था, इट इज व्हाट, जोसिया विलार्ड गिब्स, ये इनका नाम था. ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट है, एक अमेरिकन साइंटिस्ट. मैंने आपको एंट्रोपी के टाइम में भी कार्नोट के बारे में बताया था, उनकी लाइफ की ब्रीफ हिस्ट्री बताई थी. एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम थोड़ा उनके बारे में जान लें तो हमें आइडिया रहता है कि उन्होंने क्या काम किए होंगे, और जो भी अपनी थीसिस या जो भी उनका वर्क रहा है उसे हम किस डायरेक्शन में पढ़ेंगे, थोड़ी हमें हेल्प जरूर मिलती है, ऐसा मेरा मानना है. तो पहली बात तो ये अमेरिकन साइंटिस्ट है. अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे फिजिक्स की या केमिस्ट्री की, तो आपको ज़्यादातर फ्रेंच, जर्मन, उस डायरेक्शन के जो साइंटिस्ट है वो आपको ज़्यादा दिखेंगे कंपेयर टू अमेरिकन. तो पहली बात तो कि ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट है. दूसरी बात कि इन्हें मॉडर्न फिजिकल केमिस्ट्री फादर कहा जाता है. इज द फादर और फाउंडर ऑफ मॉडर्न फिजिकल केमिस्ट्री. फादर ऑफ, एक बात तो ये. दूसरी बात कि इन्होंने थर्मोडायनेमिक्स को, he made thermodynamics practical and usable. एक और बात कि जब तक इन्होंने जो भी अपने काम किए हैं, स्पेशली जो कंट्रीब्यूशन है इनका, जो गिब्स इक्वेशन है, जब तक ये काम कर रहे थे उस दौर में, तब तक इन्हें रिकॉग्नाइज नहीं किया गया. बहुत लेट जाके इन्हें रिकॉग्निशन मिला, स्पेशली जब जो महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन थे, उन्होंने जब इनको पहली बार प्रेज किया या इनके वर्क को पहचाना, उसे नाम दिया, तब जाके ये कहीं ना कहीं जो गुमनामी के अंधेरे से बाहर आया, आप ऐसा कह सकते हैं. गुमनामी के अंधेरे से मतलब मेरा ये नहीं है कि गुमनाम थे. मेरे कहने का मतलब है कि कई बार होता है ना कि आप कुछ काम करते हैं, वो साथ ही उसको अप्रिसिएशन मिलता जाता है, बट इनके साथ ऐसा नहीं था. हाँ, एक और बात की, बहुत इंट्रोवर्ट थे. जैसा उनकी मैंने के बारे में पढ़ा है गूगल पे या पर्टिकुलर बुक्स के थ्रू, बहुत इंट्रोवर्ट थे. इनकी क्लासरूम भी काफ़ी हद तक खाली रहते थे जब ये पढ़ाते थे उस समय. और दूसरी बात की, जैसे हमने कहा कि इनको रिकग्निशन, नेम, फेम जो है बाद में जाके मिला. तो दो बातें ये. और तीसरी बात की, ही वॉज मोर फोकस्ड ऑन लॉजिक्स एंड मैथ्स. Logic and math rather experiments. जो भी हम गिब्स इक्वेशन पढ़ेंगे वो काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं कि वो ऑन पेपर मैथमेटिकली डिफाइंड है, उसके पीछे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है. मैं बताता हूँ. तो ये दो तीन बातें मैंने के बारे में बताइए आपको कि इन्हें हम लोग मॉडर्न फिजिकल केमिस्ट्री का, जहाँ मैथमेटिकल पार्ट ज़्यादा है, उसका फादर या फाउंडर भी इनको जानते हैं उस नाम से. और इन्होंने थर्मोडायनेमिक्स को काफ़ी हद तक प्रैक्टिकल और यूजेबल बनाया. और तीसरी बात कि इनका जो भी काम रहा है, जो भी इन्होंने काम किए हैं, वो मोस्टली वो लॉजिक और मैथ पे बेस्ड थे रादर देन द एक्सपेरिमेंट्स. तो इससे हमें क्या आइडिया मिला, अगर मैं इसे एज ए मोटिवेशन देखूं तो ये कि आप अपना काम करते जाएं, आफ्टर सर्टेन टाइम कभी ना कभी आपको अप्रिसिएशन ज़रूर मिलेगा. आप अगर कोई भी काम बहुत शिद्दत से करते हैं, बहुत अच्छे से, मान लीजिए आप पढ़ाते हैं या कुछ और भी काम करते हैं, अगर आप उसमें अपना बेस्ट एफर्ट देते हैं, बहुत ईमानदारी से करते हैं, तो डेफिनेटली मेरा मानना है, और मैंने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देखे हैं, कि आफ्टर सर्टेन टाइम आपको अप्रिसिएशन ज़रूर मिलेगा. चलो ये होगी बात, हम टॉपिक पे आते हैं फटाफट से वापस. तो देखिए,
हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट गिब्स एनर्जी, तो उससे पहले कि भाई जरूरत क्यों पड़ी हमें, इट इज वाई वी नीड गिब्स एनर्जी। हमें गिब्स एनर्जी की जरूरत क्यों पड़ी, इसे हम लोग कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्वियसली आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट गिब्स। देखिए, हम लोगों ने डेल्टा स्कूटल से जब बात रखी थी, एंट्रोपी की हेल्प में बात रखी थी कि इफ डेल्टा स्कूटल इज व्हाट पॉजिटिव एंड वी से इट इज व्हाट स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अपना, ये बातें पहले कह चुके हैं, या आप कहते हैं भाई वो फिजिबल है। पर यहाँ दिक्कत क्या, फिर हमें गिब्स एनर्जी की जरूरत क्यों पड़ी? रीजन इज व्हाट कि जब हम डेल्टा एस टोटल की बात करते हैं तो वहां आपको डेल्टा एस सिस्टम और डेल्टा एस सराउंडिंग दोनों कैलकुलेट करने होंगे, तभी आप डेल्टा एस टोटल की बात कर पाएंगे। और जो सराउंडिंग है ये क्या है, सराउंडिंग इज वेरी लार्ज एंड अनडिफाइंड। सराउंडिंग इज व्हाट, इट इज वेरी लार्ज एंड अनडिफाइंड। ये बहुत बड़ा है, हम जानते भी हैं कि सराउंडिंग बहुत बड़ा है, कि हम सिस्टम का सराउंडिंग को यूनिवर्स बोल रहे हैं, तो सराउंडिंग का एरिया बहुत बड़ा है। तो सराउंडिंग को लेकर जो प्रैक्टिकली जो कैलकुलेशन है वो काफ़ी हद तक टफ है। व्हाट आई एम सेइंग, सराउंडिंग को लेकर प्रैक्टिकली जो कैलकुलेशन है काफ़ी हद तक टफ है। इट मीन्स कि हमें एक ऐसी टर्म चाहिए जहाँ पर सराउंडिंग का जो कंट्रीब्यूशन है वो खत्म हो जाए, मतलब जो सारी बातें हम वो सिस्टम की हेल्प से ही कह दें कि अगर ऐसा कुछ है सिस्टम की हेल्प से तो प्रोसेस फिजिबल है या नहीं है। व्हाट आई एम सेइंग कि क्योंकि सराउंडिंग बहुत ज़्यादा लार्ज है, अनडिफाइंड है, वहाँ की कैलकुलेशन बहुत टफ है, तो हमें एक ऐसी टर्म चाहिए जो सराउंडिंग पे बेस्ड ना हो, सिर्फ और सिर्फ सिस्टम पर बेस्ड हो, और उसकी हेल्प से ही हम ये प्रेडिक्ट करते हैं कि प्रोसेस या रिएक्शन है वो फिजिबल स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। तो इसलिए हमें गिब्स एनर्जी जो कॉन्सेप्ट है उसकी जरूरत पड़ी। एक बात तो ये, तो मुझे यहाँ से क्या समझ में आता है कि जो गिब्स एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो टोटली क्या है, सिस्टम ड्रिवन है, टोटली क्या है वो सिस्टम बेस्ड है। वहाँ सराउंडिंग का इन्वॉल्वमेंट, वहाँ सराउंडिंग की कैलकुलेशन आपको नहीं मिलेगी, तो चीज़ें हमारे लिए थोड़ी सी ईजी हो जाएंगी। ये सुनो, दूसरी बात की जो गिब्स एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, इट इज द अल्टीमेट क्राइटेरिया। अल्टीमेट कह लीजिए, कुछ बुक्स में आपको ये ऑल्टरनेट क्राइटेरिया मिलेगा, कुछ में फाइनल मिलेगा, मैं ऐसे अल्टीमेट या फाइनल क्राइटेरिया कहता हूँ। इट इज अल्टीमेट और फाइनल क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी, अल्टीमेट और फाइनल क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। ये सुनो, तो जो इक्वेशन वाला पार्ट जो हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे वो बहुत छोटा सा 2 या 3 इक्वेशन ही है जो आपको बार बार यूज करनी है। हमें एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, एक बेसिक फील आना चाहिए कि गिब्स एनर्जी एक्चुअली में है क्या। तो मैंने पहली बात क्या बताई, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ताकि हम जो भी कैलकुलेशन करें वो सारी की सारी सिस्टम बेस्ड हो। तो इट इज टोटली व्हाट वी से क्वांटिटी व्हिच इज सिस्टम बेस्ड। आगे हम जो डेरिवेशन करेंगे तो आपको उसका आइडिया मिलेगा। पहली बात क्लियर है। दूसरी बात, ये एक फाइनल क्राइटेरिया है, अल्टीमेट क्राइटेरिया है कि हम गिब्स एनर्जी के कॉन्सेप्ट की हेल्प से ये क्लियर कर देंगे फाइनली कि अगर ऐसा है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, ऐसा नहीं है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं है। यस और नो, यस और नो। चलो ठीक है, तो अभी की बात यहाँ तक बात ठीक है मेरी। अब इसके बाद देखो भाई, हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये बात देखिए, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बातें लिख रहे हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहे हैं जो हमें ध्यान में रखना है जब भी हम गिब्स एनर्जी के टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। पहली बात, इट इज अ स्टेट फंक्शन, इट इज अ स्टेट फंक्शन। हम बात करेंगे भाई कैसे, ऑब्वियसली वो इट इज स्टेट फंक्शन। दूसरी बात, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। इसे हम लोग कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे डिफाइन करते हैं। दूसरी बात, तीसरी बात यहां पर कि इट इज प्योरली डिफाइंड ऑन पेपर, इज प्योरली डिफाइंड ऑन पेपर। आप कहते हैं मैथमेटिकल है, ये पूरा मैथमेटिकल है, नो physical significance, no physical significance।
जैसे हम लोगों ने एंथैल्पी की हम लोगों ने बात करी थी, हमने कहा था कि एंथैल्पी की भाई कोई बहुत स्ट्रिक्ट डेफिनेशन नहीं है। हाँ, उसे हम मेजर ऑफ एनर्जी की फॉर्म में ज़रूर कहते हैं, बट कोई बहुत स्ट्रिक्ट डेफिनेशन नहीं। जो इक्वेशन है उसे हम लोग कहते हैं कि, या उसे हम लोग पढ़ते हैं, ये हमने बात करी थी पहले। उसी प्रकार से ये भी प्योरली मैथमेटिकल फॉर्म है, इसका कोई बहुत ज़्यादा फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो विलार्ड गिब्स साइंटिस्ट थे, उनका जो मैक्सिमम काम रहा है वो लॉजिक्स और मैथ्स पर है रादर देन एक्सपेरिमेंट। तो सेम यहाँ भी वही चीज़ है कि ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। आप बहुत ज़्यादा अगर हमसे कहा जाए कि डेफिनेशन लिखो गिब्स एनर्जी की, तो वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, वो अलग बात, मैं आपको फील करा दूंगा कि ये इक्वेशन ऐसे क्यों बन रही है, बट हाँ, हमसे कोई पूछेगा कि एंथैल्पी क्या, हम क्या बोलेंगे, एच इक्वल टू यू प्लस पी वी, दैट्स ऑल। हम ऐसे बोलते हैं उसको। उसी प्रकार से यहाँ भी इक्वेशन की बात की जाएगी, आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द गिब्स एनर्जी, तो आप सिंपली इक्वेशन लिख देंगे। हाँ, हम वो समझेंगे व्हाट इट मीन्स या उसका फीलिंग क्या है, उस पार्ट को मैं डिस्कस करूंगा। तो दो बातें हैं। पहले स्ट्रीट फंक्शन है, देखेंगे कैसे हम लोग कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर को डिफाइन, तो ध्यान रखना आपको, इट इज प्योरली डिफाइंड ऑन पेपर, मैथमेटिकल है, देयर इज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। याद करिए हम लोग लास्ट लेक्चर में लोग बात कर रहे थे एंट्रोपी के फिजिकल सिग्निफिकेंस की। वहाँ हमने काफी एग्जांपल्स भी देखे कि एंट्रोपी कब बढ़ रही है, कब घट रही है, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर एंड ऑल। बट यहाँ आपके पास कोई बहुत ज़्यादा इसका या ना के बराबर इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। मैं बताते हैं कि कुछ चीज़ें आपको दिमाग में रखनी होंगी। क्लियर? अब देखिए, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने जा रहा हूँ, जिससे हम अब इस पॉइंट की हेल्प से हम लोग ये फील कर पाएंगे व्हाट एक्चुअली द गिब्स एनर्जी। सो गिब्स एनर्जी इज गिब्स एनर्जी इज part of total energy to do useful work, to do useful work। गिव्स एनर्जी टोटल एनर्जी का वो हिस्सा है, वो पार्ट है जो यूजफुल वर्क में काम में लिया जाता है, आप ये कह सकते हैं। और वी कैन आल्सो से गिव्स एनर्जी इज व्हाट एनर्जी यूज्ड टू डू यूजफुल वर्क। अब ये भी कह सकते हैं। सुनने की बात यहाँ ही कंफ्यूज हो ना, यूजफुल वर्क क्या है, नॉन यूजफुल, अभी मैंने कोई बातें नहीं करी। यूजफुल सिंपल सा, बहुत सिंपल सा एग्जांपल जो आपको पहले भी दे चुका हूँ कि आप तो ये ध्यान रखें बेटा। मान लीजिए मेरे पास कोई ये सब चूल्हा है अपने पास, इसमें ये आग लग रही है, आपने पतीला रख दिया इसके ऊपर, ये पतीला रख दिया आपने, इसमें आपने पानी भर दिया। हम जानते हैं पानी का कलर क्या होता है बेटा, ब्लू होता है पानी। वाटर भर दिया आपने इसमें। अब मैं कहूँ कि बेटा आप इसको गर्म करो, मैं कहूँ कि आपका काम है इसको गर्म करना, तो आपने गैस चल रहा है, आप इसको पतीले को गर्म कर रहे हैं, पानी गर्म हो रहा है। तो एक्चुअली व्हाट इज द यूजफुल वर्क? टू बॉईल दैट वाटर, हमें उस पानी को गर्म करना, वो हमारा काम है, उसे हम यूजफुल वर्क बोल रहे हैं। उसके अलावा अब क्या होगा भाई कि ये पतीला भी गर्म होगा, थोड़ा बहुत सराउंडिंग है, यहाँ भी हीट डिस्पर्स होगी, कुछ हीट का यहाँ भी लॉस होगा, और बहुत सी ऐसी चीजें होंगी, बट जो मेन काम क्या हमारा, वो इस पानी को गर्म करना, वो यूजफुल वर्क है। इस एग्जाम्पल को फिर से मैं यूज करूंगा। मान लो कि मैंने कहा कि मैंने 100 जूल की हीट दी, सपोज करो, बहुत सिंपल से एग्जाम्पल, इससे आप समझ जाएंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गिब्स एनर्जी। आपने 100 जूल का हीट दिया। मैं फिर से कह रहा हूँ कि प्योरली मैथमेटिकल फॉर्म है, मैं सिर्फ आपको फील कराने के लिए एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ इस तरह के। बात समझना मेरी है ना। तो मैंने ऐसे बाहर से 100 जूल की हीट दी, गैस चला के पतीले में पानी गर्म करना है, तो क्या 100 जूल पूरी की पूरी इस पानी को गर्म करने में खर्च होगी? नो। मान लीजिए इस पानी को गर्म करने में जो खर्च हुई वो आपकी 50 जूल है, वो मान लीजिए आपकी, थोड़ा बढ़ा लेते हैं, वो मान लीजिए आपकी 60 जूल है। तो बाकी 40 जूल कहाँ गई? वो आपकी सराउंडिंग में वेस्ट हो गई। वो आपकी सराउंडिंग में क्या हो गई? वेस्ट हो गई। सराउंडिंग में क्या हो गई? रेंडमाइज हो गई। ये सुनो, क्या कह रहा हूं मैं भाई, मैंने 100 जूल हीट प्रोवाइड करी, इसे 100 जूल का टोटल एनर्जी प्रोवाइड किया इसको मैंने, उसमें से 60 जूल तो क्या भैया पानी को गर्म करने में खर्च हुई। दिस इज व्हाट द यूजफुल वर्क। ये एनर्जी कहाँ यूज हुई? हमारी यूजफुल वर्क में यूज हुई। बाकी आपकी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो गया, सराउंडिंग में डिस्पर्स्ड हो गई, वेस्ट हो गई, रेंडमाइज हो गई, एंट्रोपी के फॉर्म में चली गई। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, गिव्स एनर्जी इज पार्ट ऑफ टोटल एनर्जी टू डू यूजफुल वर्क। ये जो 60 जूल है, इसे आप समझने के तौर पे मान सकते हैं कि ये गिव्स एनर्जी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं यूजफुल वर्क में जो हमारा काम था उसमें खर्च हुई।
आप इसे ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखो मैं इसी के बिहाफ पे मैं एक इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ, वो आप देखिएगा। मैंने पहले आपको कहते क्लियर कर दिया कि भाई इट इज प्योरली अ मैथमेटिकल फॉर्म। तो जो इक्वेशन है हमारी वो इस प्रकार से कुछ है कि मैथमेटिकली हम ऐसे लिखते हैं। बहुत सारे अटेम्प्ट ट्रायल्स रहे होंगे, बहुत सारे अरेंजमेंट किए होंगे, बहुत सारी इक्वेशंस वगैरह रही होंगी, उसके बाद कोई सॉल्यूशन निकल के आया होगा या कुछ उन्होंने फाइनलाइज किया होगा, वो इस प्रकार से कुछ कि एच इक्वल टू जी प्लस टी एस, और वी कैन से जी इज वॉट एच माइनस टी एस। अब देखो एंथैल्पी की अपनी अलग डेफिनेशन है, पहले सॉरी अलग इक्वेशन है एंथैल्पी की। पहली बात तो मुझे समझ में आती है कि जब हम कह रहे हैं यहाँ पर कि मैं इस इक्वेशन पे आऊंगा, जब हम कह रहे हैं कि ये फाइनल क्राइटेरिया है, गिब्स कॉन्सेप्ट जो फाइनल क्राइटेरिया है, अल्टीमेट क्राइटेरिया है, जो हमें बताएगा कि कब प्रोसेस या रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं। तो देखिए इसमें आप देखेंगे इस इक्वेशन में गिब्स की आपको एंट्रोपी भी मिलेगा, आपको एंथैल्पी भी मिलेगा। याद करो मैंने स्टार्टिंग में कहा था हम लोग थर्मोडायनामिक्स की हेल्प से क्या ढूंढने निकले हैं, हम ढूंढने निकले हैं कि बताओ कब रिएक्शन या प्रोसेस का फिजिबल है या नहीं। सबसे पहले हम किसके पास गए थे, हम लोग गए थे एनर्जी के पास, एंथैल्पी चेंज के पास। वहां से हमें एक सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला, फिर हम किसके पास गए, हम गए एंट्रोपी के पास। वहां से हमें आंसर मिला कि डेल्टा टोटल अगर पॉजिटिव है तो स्पॉन्टेनियस है, यस और नो। अब ये जो गिब्स का कॉन्सेप्ट है, ये जो गिब्स एनर्जी है, ये देखेंगे आप तो एच और एस या व्हाट वी से ऑब्वियसली एच और एस इसका कॉम्बिनेशन है, इसका कॉम्बिनेशन है। इसमें आपको एस एंट्रोपी का रोल भी मिलेगा, इसमें आपको एच एंथैल्पी का रोल भी मिलेगा। सुनो चलो वापस आओ, तुम क्या कह रहे थे भाई कि अब देखो इसको ऐसा मान लो कि ना जो एंथैल्पी इज व्हाट मेजर ऑफ हीट, मेजर ऑफ एनर्जी, इट इज अ मेजर ऑफ एनर्जी। तो आप इसको सिर्फ समझने के लिए, फील करने के लिए मान लीजिए ये जो 100 जूल था, दिस इज व्हाट्स अबाउट एच। मैं क्या फिर से कह रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ये फील कराने के लिए कि हम कैसे समझें एंथैल्पी, गिब्स एनर्जी क्या है, उसके बिहाफ पे मैं समझाने, उसके बिहाफ पे आपको कह रहा हूँ कि भाई मान लो ये एंथैल्पी आपका 100 जूल का था, एच का वैल्यू मान लो। तो जो अमाउंट ऑफ जी इज व्हाट यूजफुल वर्क गिव्स एनर्जी इज पार्ट ऑफ टोटल एनर्जी टू डू यूजफुल वर्क, तो ये आपका वो हो गया। एस रेंडमाइज पार्ट, वेस्ट पार्ट, एंट्रोपी पार्ट, इट इज व्हाट टोटल अमाउंट ऑफ हीट, नेट हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम, उसमें से जो एनर्जी हमें यूजफुल वर्क के लिए काम में आई वो जी, बाकी रेंडमाइज फॉर्म में, एंट्रोपी की फॉर्म में वेस्ट हो गए। मैं फिर से कह रहा हूँ ये जो मैंने बातें बोली है कि इसको ये मान लो, इसको ये मान लो, ये सिर्फ टू फील द कॉन्सेप्ट ऑफ गिब्स एनर्जी। बिकॉज फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार, एंथैल्पी हो चाहे गिब्स एनर्जी हो, वो सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्म में ही है, उसका बहुत प्रिसाइज या एग्जैक्ट डेफिनेशन दे पाना आसान नहीं है, बिकॉज ये टोटली मैथमेटिकल इक्वेशंस है, ऑन पेपर डिफाइंड है, ऑन पेपर डिफाइंड है। ठीक है चलो यहाँ तक बात ठीक बेटा। चलो तो अब देखो उसको फर्दर क्या लिखते होगी, डी जी इक्वल टू डी एच माइनस टी डी एस माइनस हमने बात करी है कि इट इज डिफाइंड एट व्हाट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो ये वाला पार्ट हमारा कैंसिल आउट हो गया, सो नाउ इट इज डी जी डी एच माइनस टी डी एस। सो इसको हम ये तो बहुत माइन्यूट लेवल पे अगर हम अच्छा चेंज देखेंगे तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये हमारी जो पहली इक्वेशन जो आपको ध्यान रखनी है, इज द फर्स्ट इक्वेशन विच वी हैव टू रिमेंबर। रिमेंबर यहाँ डेल्टा जी भी किसका है भैया, सिस्टम का है, डेल्टा एच भी किसका है, सिस्टम का है, ये डेल्टा एस भी किसका है, सिस्टम का है। तो ये पूरी की जो पूरी टर्म है इट इज व्हाट जस्ट सिस्टम बेस्ड ओनली, यहाँ सराउंडिंग का कोई रोल नहीं है, यहाँ सराउंडिंग का कोई रोल नहीं है। इसे हम लोग बोलते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। एक्चुअली गिब्स ने जो काम हेल्महोल्ट्ज ने किया है उसको
उसी को एक मॉडिफाइड फॉर्म में आप कह लीजिए, उसी का एक मोर प्रैक्टिकल यूजेबल फॉर्म उन्होंने डिफाइन किया है, तो इसलिए इन दोनों साइंटिस्ट का नाम साथ में लिया जाता है। आप चाहें तो इसे गिब्स इक्वेशन भी कह सकते हैं। ये बात समझ में आता है? ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई मेरी। मैं बहुत धीरे चल रहा हूँ। डेल्टा जी सिस्टम इक्वल टू डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा सिस्टम। अभी मैंने कोई बातें नहीं बोली कि हम कब कह देंगे कि भाई ये स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। तो पहली चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है फॉर न्यूमेरिकल्स। अगर आप देखेंगे, मतलब मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर आप 15 साल पिछले 10 साल का अगर जेई मेंस उठाकर आप देखें, तो आपको लगभग लगभग हर साल इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन मिल जाएगा, लगभग लगभग हर साल मिल जाएगा। 10 साल में से आप मान लीजिए 7 बार तो आपको मिल जाएगा। इट इज दैट मच इम्पोर्टेंट, इट इज दैट मच इम्पोर्टेंट। ठीक है, आते ही बात मेरी। चलो तो उसको बराबर करो वाले पार्ट को। देखिए भाई, तो पहली इक्वेशन आपको क्या ध्यान रखनी है बेटा, कि डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ऐसी डेल्टा एस। ठीक है भाई, यहाँ तक ठीक है। अब देखो भाई, सो मैं फिर से वापस यहीं पहुंच रहा हूं कि डी जी इक्वल टू डी एच माइनस टी डी एस माइनस एस टी डी। और ऑब्वियसली यहाँ पर हम लोग जो है, जो नॉट कंसिडरिंग नॉन पीवी वर्क, जो नॉन पीवी वर्क है उसको हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। उसका आपको रीजन मिल जाएगा आगे, जब आगे बढ़ेगा तो मिल जाएगा। मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूँ, उससे पहले हम लोग थोड़ा एक बेसिक आइडिया देता हूँ कि नॉन पीवी वर्क क्या होता है। ये हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ही पढ़ा है। अब याद कीजिए, इलेक्ट्रिकल वर्क जो होता है, याद कीजिए, दैट इज व्हाट द नॉन पीवी वर्क। वहाँ प्रेशर वॉल्यूम का वेरिएशन वाली बात नहीं होती। ग्रेविटेशनल वर्क इज व्हाट नॉन पीवी वर्क। ये बेसिक आपको आइडिया दिया मैंने। तो ये वाला पार्ट हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो फिर थोड़ा फर्दर लिखेंगे हम लोग। सो डी जी ऑफ सिस्टम, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है ये, इज व्हाट डी एच ऑफ सिस्टम माइनस टी डी एस ऑफ सिस्टम। मैं एक कंक्लूजन पर जा रहा हूँ जहाँ से हम फाइनली कंक्लूड कर पाएंगे कि कैसे हम डेल्टा जी या व्हाट वी से गिब्स एनर्जी के कॉन्सेप्ट की हेल्प से बता पाते हैं कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कब है कब नहीं है। मैं उस पार्ट पर आगे बढ़ रहा हूँ, इसलिए मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ। हम लोग जानते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर पर डिफाइन है, तो आप क्यू पी इक्वल टू डी एच यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है भाई, तो मैं इसको फर्दर ऐसा वापस लिख रहा हूँ भाई कि डी जी सिस्टम इक्वल टू क्यू पी सिस्टम माइनस टी डी एस सिस्टम। ठीक है, आते की बात। चलो थोड़ा उसको रब कर रहा हूँ वाले को, चलो रहने दो। अब एक और चीज देखो आप लोग यहाँ पे ना, अगर अभी आप देखेंगे इस टर्म में आपको सब कुछ जो है सिस्टम बेस्ड दिख रहा है। हम लोग यहाँ डेल्टा टोटल को लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग जानते हैं कि भाई डी एस सराउंडिंग इज व्हाट माइनस क्यू पी सिस्टम अपॉन टी। ऑब्वियसली यहाँ सराउंडिंग का टेम्परेचर वही है, बिकॉज ये जो बातें सारी हो रही है कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर पे हो रही है। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं क्यूपी सिस्टम जो है उसको माइनस टी डी एस सराउंडिंग लिख सकता हूँ। डी एस सराउंडिंग इज व्हाट क्यू बाई टी। क्यू सराउंडिंग का होता है वो, बट अगर मैंने सिस्टम के फॉर्म में लिखा तो माइनस क्यू पी सिस्टम बाई टी, क्यू पी सिस्टम बाई टी इज व्हाट माइनस टी डी एस सराउंडिंग। इसको हम लोग यहाँ पुट करेंगे इसकी जगह। तो देखिए so it is dg system इक्वल टू, उसकी जगह आपका आ जाएगा माइनस टी डी एस सराउंडिंग, और साथ में पहले से चल रहा है माइनस टी डी एस आपका सिस्टम। तो डी जी सिस्टम इक्वल टू, आप माइनस टी कॉमन ले लेते हो अंदर डी एस
सिस्टम प्लस ds सराउंडिंग, ds सिस्टम प्लस ds सराउंडिंग। हम लोग जानते हैं ds सिस्टम प्लस ds सराउंडिंग इज व्हाट, ds टोटल। तो हम क्या कर देंगे इसे, dg सिस्टम इक्वल टू माइनस टी ds टोटल, और इसे हम लार्ज चेंज के लिए लिखें तो डेल्टा जी सिस्टम इज व्हाट, नथिंग बट माइनस टी डेल्टा एस टोटल। तो ये सेकंड आपको इक्वेशन ध्यान रखनी है, फर्स्ट ये, सेकंड ये। अब हम इसकी हेल्प से चीजें कंक्लूड करेंगे कि कैसे हम बोल पाएंगे कि कब प्रोसेस या रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। अब एक चीज देखिए यहाँ पे, अब ये जो डेल्टा जी सिस्टम है ये हम कैसे निकालेंगे, इस वाली इक्वेशन की हेल्प से। तो क्या अब मुझे डेल्टा एस टोटल निकालने की जरूरत है, नहीं है। डेल्टा सिस्टम और डेल्टा एस टोटल में आपस में रिलेशन आ गया, तो ये वैल्यू आप यहाँ से निकाल ली, सिस्टम बेस्ड है, डायरेक्टली आपको डेल्टा एस टोटल की वैल्यू मिल जाएगी। किसी प्रकार का कोई सराउंडिंग का रोल ही नहीं रहा। फिर से कह रहा हूँ, डेल्टा सिस्टम इज व्हाट, माइनस टी डेल्टा एस टोटल। ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में इस प्रकार से कोरिलेट कर रही है। तो अगर मैं डेल्टा जी सिस्टम की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ रख दूँ तो मुझे डेल्टा टोटल मिल जाएगा ना। तो क्या मुझे डेल्टा टोटल की कैलकुलेशन के लिए डेल्टा सराउंडिंग की कैलकुलेशन करनी पड़ी, नहीं पड़ी। यही तो हमारा मकसद था कि हमें एक ऐसी टर्म चाहिए थी जो सिस्टम बेस्ड हो, जहाँ सराउंडिंग का इन्वॉल्वमेंट या सराउंडिंग की कैलकुलेशन खत्म हो जाए। तो हमने कर दिया। अब हम आते हैं कंक्लूजन वाले पार्ट पे। थोड़ा सा उतार लो फटाफट बेटा, थोड़ा सा जल्दी। ठीक है, चलो मैं इसको हटा रहा हूँ। तो मैं अगर कंक्लूजन वाले पार्ट पे आता हूँ यहाँ से, तो क्या कहते हैं देखिए, now conclusion is what, first डेल्टा एस टोटल यदि पॉजिटिव है तो इस इक्वेशन से डेल्टा जी सिस्टम जो हम देख पाएंगे वो नेगेटिव होगा। ये पॉजिटिव या नेगेटिव है, मीन्स कि डेल्टा जी सिस्टम नेगेटिव इज व्हाट द कंडीशन फॉर प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस कह लीजिए आप, या फिजिबल कह लीजिए। मासूम में तो डेल्टा जी सिस्टम अगर हमने किसी भी रिएक्शन या प्रोसेस का निकाला और अगर वो नेगेटिव आ गया, मीन्स इट इज द अल्टीमेट आंसर, इट इज द अल्टीमेट क्राइटेरिया, फाइनल क्राइटेरिया, ऑल्टरनेट क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी, ऑफ फिजिबिलिटी। इस अर्थ पर किसी भी रिएक्शन या प्रोसेस का अगर डेल्टा जी सिस्टम नेगेटिव है, इसका मतलब वो गारंटी क्या है, वो गारंटी स्पॉन्टेनियस है। वो गारंटी क्या है, स्पॉन्टेनियस। जब मैं गारंटी कह रहा हूँ, इट मीन्स इट इज द अल्टीमेट क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। क्लियर। सेकंड पॉइंट, यदि डेल्टा एस टोटल यदि यहाँ पर नेगेटिव है तो ऑब्वियसली डेल्टा सिस्टम क्या होगा हमारा, डेल्टा सिस्टम इज व्हाट, पॉजिटिव। सिस्टम इज पॉजिटिव। तो ये क्या दिखाता है, इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या नॉन फिजिबल प्रोसेस। थर्ड केस यहाँ बन जाएगा, यदि डेल्टा एस टोटल इज व्हाट, जीरो। तो हम जानते हैं कि डेल्टा जी सिस्टम भी क्या हो जाएगा आपका, ये आपका जीरो हो जाएगा। हम कह देंगे भाई इट इज व्हाट, कौन सी कंडीशन है ये, इक्विलिब्रियम कंडीशन है, और जो पहले बातें करी थी इट इज रिवर्सिबल प्रोसेस। हम लोग जानते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है कि हर एक स्टेज पे, हर एक स्टेप पे सिस्टम और सराउंडिंग आपस में इक्विलिब्रियम में रहते हैं। तो ये आपका आ गया पॉइंट या फाइनल आंसर या फाइनल सॉल्यूशन कि हम कैसे बता पाएंगे कि कोई प्रोसेस या रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं, सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की कैलकुलेशन की हेल्प से, जहां सराउंडिंग की कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। आप सिंपली डेल्टा सिस्टम निकालिए, इसकी हेल्प से निकालिए, चाहे इसकी हेल्प से निकालिए। नेगेटिव है तो गारंटी स्पॉन्टेनियस है, पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस है।
और डेल्टा जी अगर 0 है, इट मीन्स कि वो इक्विलिब्रियम स्टेट पर है। यस और नो? यस और नो? तो आज के लिए इतना, बाकी हम जो उसके न्यूमेरिकल्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। जो भी हमसे पीवाईक्यूज पूछेंगे वो हम सारे के सारे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू।